चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं क्लास 10 के लिए विज्ञान का सैंपल क्वेश्चन पेपर जो कि 2022 का है। तो यूपी बोर्ड ने जारी कर दिया है सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022 का। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। यदि आपको फुल्ली सॉल्यूशन साथ देखना है तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि आपको इसके वीडियो में बताने वाला हूँ फुल्ली सॉल्यूशन आपका 10th क्लास का सैंपल क्वेश्चन पेपर, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो आपको समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। 10th क्लास का विज्ञान का केवल प्रश्न पत्र यानी कि सैंपल क्वेश्चन पर आपको सॉल्यूशन करा रहा हूं, और पूर्णांक यानी 70 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। तो निर्देश में आपको दिया जा रहा है कि प्रारंभ की यानी कि स्टार्टिंग के जो 15 मिनट होते हैं वह परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। यानी कि जो भी परीक्षा दे रहा है उसे 15 मिनट परीक्षार्थी यानी कि उसको पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं प्रश्न पत्र को, इसलिए आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। तो सभी निर्देश आप यहाँ पर अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। सभी निर्देश में क्या कर रहा है, सामान्य निर्देश आपके सामने इस प्रकार से हैं। पहला निर्देश यहाँ पर इस प्रकार से, यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित किया गया है, का खा एवं गा में विभाजित है। फिर यह सेकंड वाला कह रहा है प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न जो होगा वह बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जिसमें कि आपको 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होगा, यानी कि नोट डाउन कर लेना है आपको। थर्ड वाला कह रहा है प्रत्येक खंड के लिए सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है, यानी कि यदि आपने खंड का को स्टार्ट कर दिया है तो पहले आपको खंड का को ही आपको फिनिश करना होगा, फिर उसके बाद सेकंड वाला खंड आपको प्रारंभ करना होगा। और प्रत्येक खंड आपका जो है वह आपका नए प्रश्न से प्रारंभ करना है। यदि आपका खंड का यानी कि यदि आपने करना स्टार्ट किया है और वह यानी कि 2-3 लाइन ही उसमें भरी है पेज में, तो आपको नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट करना है खंड खा को, क्योंकि नए प्रश्न से आपको प्रारंभ करना होगा। चौथा पहला कह रहा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे वो सभी अनिवार्य होंगे, सभी को आपके जवाब देना होंगे। 5 में कह रहा है प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं, क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। और आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की जो पुष्टि होगी वह स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों द्वारा व रासायनिक समीकरणों द्वारा आपको करना होगी। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। यहाँ पर खंड का आपका ये स्टार्ट हो रहा है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि फुल्ली सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ आपका आज का अपना सैंपल क्वेश्चन पेपर। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो आपका यहाँ शुरू हो रहा है वीडियो। तो खंड का आपका प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पर खंड का में पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किसी वस्तु का, यहाँ पर सभी आपके वैकल्पिक क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन में किसी वस्तु का जो है वह वस्तु से बड़ा व आभासी प्रतिबिंब बन सकता है उत्तल दर्पण द्वारा या फिर यानी कि अवतल दर्पण द्वारा या फिर आपको समतल दर्पण द्वारा या फिर अवतल लेंस द्वारा। तो आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, आभासी व प्रतिबिंब यानी कि आभासी व यानी बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है, तो वह अवतल दर्पण के द्वारा ही बनेगा। अवतल दर्पण के द्वारा ही बनेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण जो द्वारा जो होता है वह वास्तविक और उल्टा बनता है, वह छोटा बनता है। तो आपका क्या आ जाएगा, आभासी यानी कि ये बड़ा हो जाएगा, तो वह अवतल दर्पण के द्वारा होगा, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात यहाँ पे कह रहा है प्रतिरोधकता यानी कि रो का मात्रक क्या होता है। तो रो का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो वह मैं आपको बता चलूँ वह होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर, ना कि ओम मीटर स्क्वायर होता है। तो आपका स्क्वायर यहाँ पर मिस्टेक से लगा दिया गया है, फिलहाल आपको ओम मीटर याद रख लेना है, क्योंकि ओम मीटर ही प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक होता है। यहाँ पर बात करें कि कूलाम किसका ऐसा ही मात्रक होता है, तो कूलाम आपका आवेश का होता है। किसका होता है, तो आवेश का होता है। तो आपको ये भी आपको याद रख लेना है। यहाँ पर बात करें कि वोल्ट मीटर किसका होता है, तो आपको पता होना चाहिए वोल्ट मीटर किसका होता है, तो विभव यानी कि विभवांतर का होता है। किसका होता है, विभवांतर का जो ऐसे ही मात्रक होता है वह वोल्ट मीटर होता है। किसका होता है, तो वोल्ट मीटर आपका विभवांतर का होता है। और ओम किसका होता है, रेजिस्टेंस यानी कि किसका होता है, तो वह आपका किसका होता है, तो प्रतिरोध का यानी कि विद्युत प्रतिरोध का जो ऐसे मात्रक होता है तो वह क्या होता है, तो वह ओम होता है। आपको ये भी याद रख लेना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर गा की बात करें, यहाँ पे कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, क्या जनित्र यानी कि क्या कहते हैं, एसी डायनामो कहते हैं। जनित्र को हम एसी डायनामो भी कहते हैं, आपको यह याद रखना है, एसी डायनामो भी हम इसी को ही कहते हैं। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाला है कि गैल्वेनोमीटर कहते हैं या फिर आपका एमीटर कहते हैं या फिर मोटर कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति की बात हो रही है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, क्या मोटर आएगा या फिर जनित्र आएगा। तो आपका यहाँ पर आंसर किस प्रकार से आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा जनित्र। क्या जाएगा, तो आपका विद्युत जनित्र आ जाएगा। तो आपका पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। फिलहाल की मोटर भी आपका ऑप्शन सही हो सकता है, बट जो एमीटर होता है तो वह क्या होता है, तो वह विद्युत धारा को मापता है। आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात नहीं, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो पक्षमावी पेशियों के द्वारा किया जाता है। पक्षमावी की पेशियों के द्वारा किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको देखना होगा और समझना होगा। सेकंड वाले क्वेश्चन
का वाला क्वेश्चन आपको इस प्रकार से रखा गया है कि वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों दी जाती है। तो वाहनों में जो पीछे का अर्थात पश्च दृश्य दर्पण के रूप में जो वरीयता दी जाती है वह उत्तल दर्पण को दी जाती है। किसको दी जाती है, तो उत्तल दर्पण को दी जा रही है, यानी कि उत्तल दर्पण को दी जाती है। तो आपको याद रख लेना है उत्तल दर्पण को दी जाती है। और क्यों दी जाती है, वह इसलिए दी जाती है क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है उसमें उल्टा, यानी कि क्या होता है उसमें उल्टा, यानी कि किसी भी चीज़ का या फिर किसी वस्तु का या फिर किसी भी इंसान का किसी भी वस्तु का जो होता है वह उल्टा दिखाई देता है प्रतिबिंब, और इनके छोटा दिखाई देता है, इसलिए उत्तल दर्पण को उसमें वरीयता दी जाती है ताकि छोटे से दर्पण में काफ़ी जगह यानी कि घेर घार कर वह आपको छोटे से स्थान पर दिखा दे, बस सच सही दिखाए, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप इस टाइप से लिख दीजिएगा, आपका आंसर आपका पूरा माना जाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात नहीं, किसी अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी यानी कि एफ इक्वल जो हो जाएगी आपकी, वह क्या हो जाएगी, माइनस का 1 यानी माइनस का 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, माइनस का 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, यानी कि यू इक्वल आपको फाइंड करना होगी। वस्तु की दूरी है और इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बन, यानी कि जो आपको यहाँ पर वी इक्वल जो आपको दिया जा रहा है, तो वी इक्वल आपको कितना है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अवतल लेंस की बात हो रही है। तो हम जानते हैं लेंस का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, तो वह होता है 1/f होता है, और इक्वल में आपका क्या होता है, तो 1/b प्लस 1/u होता है। क्या होता है, 1/b प्लस 1/u होता है। तो आप इसे याद रख लीजिएगा। फिलहाल के 1/f माइनस 1/b हो जाएगा। तो 1/f की यहाँ पर बात करें तो माइनस का 1/50 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर यह आपको यहाँ पर बता चलूँ तो 1/, ये तो आपका 1/b है, और यहाँ पर आपका 1/ क्या है, u है, यानी कि 1/u है, तो हम इसे रोक लेते हैं, और 1/b को हम इसे यानी कि इसे ट्रांसफर कर देते हैं, तो यह माइनस का हो जाएगा। तो यह माइनस का हो जाएगा, तो यह आपका प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है। तो 1/10 हो जाएगा। इक्वल में आपका 1/u चल रहा है, तो 1/u चल रहा है, तो आपका 10 और 15 का जो हम एलसीएम लेते हैं तो आपका कितना आता है, तो आपका यहाँ पर 30 आ जाता है इसका एलसीएम। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो आपका कितना है, माइनस का 1/15 है, और प्लस में आपका कितना है, प्लस में आपका यहाँ पर 1/10 है, और इक्वल में आपका कितना चल रहा है, तो 1/u चल रहा है। तो आपका 10-15 का जो हम एलसीएम लेते हैं तो आपका 30 आ जाता है। तो 15 दूनी 30 होते हैं, 2 अर्थात 2 एकम 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा, 10 तियाँ होती हैं अर्थात 3 एकम 3 यहाँ पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो 3 एकम 3 यहाँ पर आ जाएगा। इक्वल में आपका कितना चल रहा है, तो 1/u चल रहा है। तो 3 में से 1 जाएगा, तो आपका यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा, तो आपका 1 बचेगा, तो 1/30 आपका यहाँ पर बचा है। और इक्वल में आपका कितना है, तो 1/u है। क्या है, तो u की मान आपको जो आ जाएगा निकल कर, अर्थात u इक्वल जो आ रहा है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है, तो 30 सेंटीमीटर, यानी कि जो वस्तु की जो दूरी हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी जब वह 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, तब उसका प्रतिबिंब जो होगा वह इतनी दूरी यानी कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। तो आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर की बात करें, यहाँ पर कह जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है। तो हम जानते हैं ऐसा दृष्टि दोष जिसमें कि यानी कि किसी मनुष्य की आंख में दूर दृष्टि दोष व निकट दृष्टि दोष दोनों हो जाएं, उसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे कि क्या होता है, जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी जो आँख होती हैं उन्हें दूर का भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, और पास का भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे दृष्टि दोष को हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। इसका जो निवारण होता है वह क्या होता है, द्विफोकसी उत्तल लेंस से होता है। किसका होता है, द्विफोकसी उत्तल लेंस, आपको याद रख लेना है। द्विफोकसी यानी कि उत्तल लेंस से आपका इसका ये होता है द्विफोकसी उत्तल लेंस, आपको यहाँ पर याद रख लेना है। इसका ही यही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर यहाँ पर का की बात करें, यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको देखना होगा कि प्रकाश के परावर्तन के आपको नियम लिखना होंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं, तो जो इनके आपतन कोण जो होता है वह परावर्तन कोण के सदैव इक्वल होता है। आपतन कोण जो होता है, आपतन एंगल जो होता है वह सदैव परावर्तन कोण के इक्वल होता है। किसके होता है, परावर्तन कोण के इक्वल होता है। अर्थात आपतन कोण आपको यहाँ पर एंगल आई से दर्शाते हैं, और परावर्तन को हम एंगल आर से दर्शाते हैं। तो आपका इस प्रकार से आ जाएगा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के इक्वल होता है। और दूसरा जो होता है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको याद रहना है, वही आपको लिख देना है। यानी कि जो क्या होता है, आपतित किरण यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होती हैं। जैसे कि मान लो यह एक दर्पण है, तो आपतित किरण आती है और परावर्तित किरण जाती है, तो इनके बीच में जो अविलंब डलता है, अर्थात इस प्रकार से आपका अविलंब होता है, जब वह डलता है तो ये तीनों ही एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी कि ऊपर वाले तल में है तो तीनों के तीनों
तीनों ऊपर वाले ही तल में स्थित होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के इक्वल होता है, और जो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दोनों ही नियम हो जाएंगे प्रकाश के परावर्तन के। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा सेकंड वाले में कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अपतल दर्पण के सामने, तो 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, इनकी आर का मान यहाँ पर कितना दिया जा रहा है, अवतल दर्पण की है, तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या लिखना है, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर याद रख लेना है। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर क्या है, तो यह अवतल दर्पण है के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि 5 सेंटीमीटर दूरी पर, अर्थात यू इक्वल आपका जो दिया जा रहा है वह माइनस का 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि वस्तु की दूरी सदैव आपको ऋणात्मक में लेना है। 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर, इनके आपको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर आपको क्या करना है, पहले वाले में यहाँ पर कह रहा है 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखने पर, और दूसरे वाले में 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखने पर कोई प्रत्येक यानी कि स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पर और कैसा बनेगा। तो आपको यहाँ पर बता चलूँ, पहले वाले की अगर बात करें, जब यहाँ पर यू इक्वल जो है वह माइनस का 5 सेंटीमीटर है, तो आपको वी यहाँ पर फाइंड करना होगी, यानी कि वी का मान यहाँ पर फाइंड करना हुआ, तो हम जानते हैं 1/v माइनस 1/u जो होता है, माइनस 1/b माइनस 1/u जो होता है वह 1/f के इक्वल होता है। क्या होता है, 1/f के इक्वल होता है। तो 1/b है, तो 1/b का यहाँ पर कितना आ जाएगा मान निकल कर, मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ 1/b यहाँ पर कितना है, तो 1/b तो आपको फाइंड करना होगा, तो 1/b आपका यहाँ पर यहीं रुक जाएगा। तो 1/f यहाँ पर जो है, तो 1/f यहाँ पर कितने दिया रहा है, तो इनके f जो होता है वह वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, तो इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो माइनस का 1/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 1/10 हो जाएगा। 1/u यहाँ पर जो है वह आपका 1/, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो वह 1/, कितना हो जाएगा, तो वह मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यदि आपका प्लस का हो जाएगा तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 1/5, यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। तो 1/v यहाँ पर कितना आ चुका है, तो 1/b यहाँ पर आ चुका है 10-15 का, जो हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो आपका कितना आता है, तो यहाँ पर आता है 10, और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस का आपका यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा। तो आपका माइनस का यानी कि 3/10 आपका बचा है, अर्थात आपका v इक्वल जो आपका आ रहा है, तो यानी कि 1/b आ रहा है, तो माइनस का 3 कितना आ रहा है, तो माइनस का 3 यहाँ पर 10 आ रहा है, अर्थात माइनस का 3v, यानी कि माइनस का 3v इक्वल आपका यहाँ पर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। v इक्वल आपका यहाँ पर आ रहा है, तो 10/3 आ रहा है, माइनस का 10/3 आ रहा है, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, यह वास्तविक होगा और वस्तु से कितना होगा, वस्तु से छोटा बनेगा या फिर बड़ा हो बनेगा। इस प्रकार से यहाँ पर सॉल्यूशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। लेंस क्या है आपको बताना होगा, प्रकाशित गुणों के आधार पर यह कितने प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस के प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का वर्णन किरण आरेख द्वारा आपको बताना होगा। तो लेंस क्या होता है, लेंस दो प्रकार का होता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस होता है। फिलहाल की द्विफोकसी यानी कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस तो होता ही है, और समतल तो दर्पण होता है। तो इस टाइप से आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, दो प्रकार के लेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस होती हैं। तो यहाँ पर जो भी कह रहा है आपको वही ध्यान में रखना है और आपको सॉल्यूशन कर लेना है। नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और यहाँ पर खंड खा की बात नहीं, यहाँ पर किसी चालक का प्रतिरोध है किन कारकों पर निर्भर करता है। तो चालक का जो प्रतिरोध होता है वह ए मोटाई पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पर इनकी करता है, और इनके दिए गए पदार्थ की लंबाई पर इनकी करता है। अर्थात यहाँ पर ये सभी दिया जा रहा है, इस यही आपकी डाटा आ जाएगी उसी में, तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। अगर यहाँ पर अथवा वाले क्वेश्चन की बात करें कि विद्युत विभवांतर की परिभाषा आपको बताना हुआ, तो विद्युत विभवांतर क्या होता है उसकी परिभाषा बताना है। 10 ओम 20 ओम 30 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में है तो आपको बता चलूँ इसका जो कुल प्रतिरोध आएगा वह 1/10 आ जाएगा, और यहाँ पर 1/20 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 1/30 आ जाएगा। तो ये हम तीनों का एलसीएम लेते हैं तो आपका कितना आ रहा है निकल कर, तो 10 20 30 का जो एलसीएम आ रहा है वह कितना निकल कर आ रहा है, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर इसका कितना आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 2 3 5 5 6 कितने हो जाएंगे, तो 11 हो जाएंगे। तो 11/60 यानी कि 1/r, अर्थात के अर्थ r इक्वल यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 60/11 आ जाएगा। तो इसे सॉल्यूशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर किराया विद्युत मोटर का आपको नामांकित आरेख खींचकर आपको सिद्धांत व कार्यविधि स्पष्ट करना होगी। और प्रणालिका किसे कहते हैं, प्रणालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है, किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही प्रणालिका के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव का आपको निर्धारण कैसे किया जाता
है आपको सॉल्यूशन कर देना है। तो नेक्स्ट पार्ट में इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको फुल्ली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो खंड का आपको यहाँ पर कह रहा है कि जिंक जब इनकी करता है क्रिया करता है कॉपर सल्फेट से, तो वह गिवन यानी कि गिव्स देता है, जिंक सल्फेट देता है और साथ ही साथ कॉपर सल्फेट कॉपर देता है। तो रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से है, तो हम जानते हैं जिंक जो है वह कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए वह कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देती है और उसके स्थान पर स्वयं आ जाती है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट बात में यहाँ पर कह रहा है जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो हम किसका उपयोग करते हैं, क्या हम बेकिंग सोडा का करते हैं या फिर यहाँ पर धावन सोडा का या फिर विरंजक चूर्ण का या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का करते हैं। तो जल की यहाँ पर कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो हम जानते हैं किसका उपयोग किया जाता है। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तो नहीं, फिलहाल की विरंजक चूर्ण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो विरंजक चूर्ण यानी कि CaOCl2 क्या आ जाएगा, तो CaOCl2 यानी कि CaOCl2 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस यौगिक में OH आयन यानी कि OH एक क्रियात्मक समूह है। क्या ब्यूटेनॉन में है, क्या ब्यूटेनॉन में है, तो नहीं, ब्यूटेनॉन में तो क्या होता है, तो वही होता है कि मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, यहाँ पर इस प्रकार से होता है, क्या होता है, यह होता है, क्या होता है, तो यही होता है, यह क्या होता है, ब्यूटेनॉन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, तो ब्यूटेनॉन में पाया जाता है। C डबल बॉन्ड O पाया जाता है, किस में पाया जाता है, ब्यूटेनॉन में पाया जाता है। ब्यूटेनॉल में क्या है, तो हाँ यह ब्यूटेनॉल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ब्यूटेनॉल में पाया जाता है। ब्यूटेनॉइक में क्या पाया जाता है, ओइक एसिड अर्थात COOH पाया जाता है। और ब्यूटेनल में किस में पाया जाता है, तो ब्यूटेनल आपको यहाँ पर याद रख लेना है, ब्यूटेनल में क्या पाया जाता है, OH पाया जाता है या फिर आपका COH पाया जाता है। तो आपको याद रखना है फिलहाल कि यह आपका किस में पाया जाता है, तो यह आपका ब्यूटेनॉल में पाया जाता है। ब्यूटेनॉल का जो फार्मूला हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ब्यूटेनॉल जैसे कि एथेनॉल का आपका कितना होता है, C2H5OH होता है आपका एथेनॉल का, किसका होता है, एथेनॉल का होता है। इसी प्रकार से ब्यूटेनॉल का क्या हो जाएगा, तो C4H आपका कितना हो जाएगा, 4 दूना यहाँ पर कितना होता है, 4 दूना 8 अर्थात 9 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। OH आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, C4H9OH जो हो जाएगा, तो यह इसका फॉर्मूला हो जाएगा ब्यूटेनॉल का। और ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। यहाँ पर छठे क्वेश्चन की कार्यवाही की बात करें, रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिक्रियाएं है। रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर आपको समझाना होगा। फिलहाल कि मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कि क्या होता है, अपचयन तथा उपचयन दोनों ही होते हैं, उन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, सिंपली मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको वही लिख देना है। आपको सिंपली क्या करना है, रेडॉक्स अभिक्रिया बताना है। रेडॉक्स अभिक्रिया का आपको क्या करना है, एग्जाम्पल देना है। तो फिलहाल कि आप यहाँ पर कोई सा भी एग्जाम्पल दे दीजिए, आपके सभी रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट बात में कि इनकी जैसे क्या हो जाएगा, P4 जो होता है, जब P4 यानी कि मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा दूंगा। फिलहाल के यहाँ पर खवाले की क्वेश्चन की बात करें कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि का उपयोग आपको लिखना होंगे। तो बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या होती है, तो जब वह Na2CO3 से इनके Na2CO3 से जब क्रिया करता है, जब वह क्रिया करता है, जल के साथ क्रिया करता है, तो वह क्या बनाता है, बेकिंग सोडा बनाता है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर 7वें क्वेश्चन के खवाले की बात करें, निम्नलिखित का IUPAC आपको नामकरण करना होगा। यहाँ पर कह रहा है CH3 जब वह है तो C यानी कि आपको यहाँ पर क्या कर रहा है, यानी इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, CH2 है या फिर COOH है। सबसे लंबी आपको क्या करना है, चेन को चुन लेना है। सबसे लंबी चेन को चुनने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर इस प्रकार से देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितनी है, तो 5 हैं। तो 5 में है तो आपको यहाँ पर कितने में, यहाँ पर 4 पर आपके 2 मिल रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 4,4 आ जाएगा। 4,4 आ जाएगा, डाई मिथाइल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो डाई मिथाइल आपको पहले में यहाँ पर भर देना है। तो यानी कि 4,4 डाई मिथाइल। फिर इसके बाद यहाँ पर कितने कार्बन है, तो आपको इसे भी काउंट करना होगा। कितने कार्बन है यहाँ पर, यानी कि 1 2 3 4 5 हैं, 5 हैं। तो 5 को हम क्या कहते हैं, तो पेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पेंटेन कहते हैं। यानी सिंगल बॉन्ड है इसलिए पेंटेन यहाँ पर आ जाएगा। क्या यानी पेंटेन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर सिंपली पेंटाइन लिखना है। आपको एन यानी कि ई जो होती है उससे आपको छोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ओइक एसिड भी आपको क्या है, ओइक एसिड भी आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्या करना है, आपको लिखना होगा। इसलिए आपको यहाँ पर यानी कि एन में
हैं, ई छोड़ देना है, तो यही आपका 4,4 डाईमिथाइल पेंटेनोइक एसिड आपको इसका जो हो जाएगा वह IUPAC नाम हो जाएगा। यहाँ पर बात करें CH3 CH2 जब वह उनके CHCl और यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा मेथनॉल है। क्या है, तो मेथनॉल है। तो आपका किस प्रकार से हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर बताता चलूँ, इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पर क्या कह रहा है, एक आपको यहाँ पर इसे काउंट करना है या फिर नहीं करना है, तो आपको यहाँ पर बताता चलूँ, इसे हम काउंट नहीं करते हैं, इसे हम काउंट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसे हम काउंट कर लेते हैं। 1 हो जाएगा और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर 4 है। अर्थात 2 पे क्या है